नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संगीत ईडीयू पे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे राग बहार के बारे में। राग बहार हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय राग है, जो कि बसंत ऋतु का खासकर माना जाता है। राग बहार के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले इनके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में समझ लेते हैं कि किन किन बिंदु को हमको पहले समझना है, फिर उनसे रिलेटेड जो आगे पॉइंट होंगे उनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राग बहार में हमको क्या देखना है। सबसे पहले इनका परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय। ठीक है, उसके बाद इनके आरोह अवरोह पकड़ ये जो हैं ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनकी क्या खासियत है, किस समय गाए बजाए जाते हैं और किन किन रागों के मिश्रण से ये राग बना है, और कुछ प्रमुख शब्दावली हैं वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं राग बहार जो है ये सामान्य परिचय से। तो राग बहार की जो थाट है वो है काफ़ी। ठीक है, इसकी जाति जो है वो षाडव जाति है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। यहाँ जो है ना जाति षाडव यहाँ ये ठीक है, बट 5-5 नहीं होगा, 6-6 होगा। इसको मैं सही कर देता हूँ। षाडव का मतलब होता है कि आरोह में 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर प्रयोग होंगे। ठीक है, तो क्यों होंगे? क्योंकि आरोह में ऋषभ वर्जित होता है और अवरोह में धैवत वर्जित होता है, इसलिए इसकी जाति षाडव मानी गई है। और इसमें विकृत स्वर के रूप में देखें तो गंधार कोमल लगेगा, क्योंकि काफ़ी थाट का राग है। निषाद तो कोमल लगेगा ही, साथ में कोमल निषाद के साथ साथ शुद्ध निषाद भी प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, इसलिए दोनों निषाद का प्रयोग होगा, कोमल गंधार का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसके वादी संवादी जो है वो हैं मध्यम वादी हैं और षडज संवादी हैं। ठीक है, इसके गायन समय के बारे में देखा जाए तो गायन समय जो है इसका ये मध्यरात्रि है, लेकिन मध्यरात्रि तो है, लेकिन बसंत ऋतु में इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इनके आरोह अवरोह और पकड़ को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनके आरोह क्या हैं। तो यहाँ पर आरोह जो है, आरोह में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इनको मत देखिए, मैं लिख रहा हूँ वो देखिए समझिए। तो आरोह कैसे है? सा म, ठहरा हुआ मतलब न्यास है यहाँ, सा म प, सा म प, एक मिनट सॉरी, सा म प, ग कोमल लगेगा, म, फिर न्यास है, फिर ध, और आरोह में शुद्ध निषाद प्रयोग होगा। ठीक है, तारसा। इसी प्रकार इसके अवरोह को देखेंगे तो तारसा, कोमलनी, सानी प, क्योंकि अवरोह में धैवत नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वर्जित है। सानी प, म प, न्यास, ग, म, रेसा। ठीक है, ये जो आरोह अवरोह लिखा हुआ है ये इसमें थोड़ा मिस्टेक है, वो गूगल में टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो उसको नहीं देखना है। ठीक है, उसी तरह से इसके पकड़ को देखते हैं। तो पकड़ क्या है? सा, सामा, न्यास, म प, ग म, न्यास। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो है नी ध नी सा प्रयोग होता है, ये संगति। तो इसमें जो है पहला नी जो है ये कोमल लगेगा। ठीक है, फिर नी ध, ये नी जो लगेगा उसके बाद दूसरा, तो ये शुद्ध लगेगा। ठीक है,
इस प्रकार से आरोह, अवरोह और पकड़ देख लिए। अब आगे अगला पॉइंट समझते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि राग बहार की क्या क्या विशेषता है, क्या खासियत है, किन रागों के मेल से बना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस राग का जो है उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता है। जब प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता तो इसका मतलब ये मध्यकाल में रचा गया होगा, इसलिए मध्यकाल में रचित राग है। इसमें 3 रागों का मिश्रण माना गया है। पंडित भातखंडे जी के द्वारा और भी अन्य विद्वानों के द्वारा 3 रागों का मिश्रण इसमें माना गया है। कौन कौन से? तो ये है बागेश्वरी, अड़ाना और मियाँ मल्हार। इन तीनों रागों के मिश्रण से ये राग बहार का निर्माण हुआ है। और भातखंडे जी क्रमिक पुस्तक मालिका में इन तीनों रागों के मिश्रण से राग बहार का निर्माण बतलाए हैं, समझाए हैं। ठीक है। ये उत्तरांग प्रधान राग है, क्योंकि इसका जो वादी है वो मध्यम है, उत्तरांग से है, इसलिए इसका चलन भी उत्तरांग में ही होता है। चलन इसका कहाँ कहाँ होता है? तो मध्य सप्तक में और प्लस तार सप्तक में अधिक होता है, मध्य में बहुत कम होता है। ठीक है। अब सबसे मेन मज़ेदार पॉइंट है कि इसे बसंती राग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बसंती राग? क्योंकि गायन समय तो वैसे इसका मध्यरात्रि है, लेकिन बसंत ऋतु में इसे कभी भी गाया बजाया जाता है। ठीक है। और इसके गीतों में, राग बहार के गीतों में बसंत ऋतु का वर्णन अक्सर देखने को मिलता है, और उसी समय अधिकतर ये राग खिलता है, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए इस राग को बसंती राग भी कहा गया है। इसमें राग बहार में आरोह में जो है वो पंचम वक्र लगता है और अवरोह में गंधार वक्र लगता है, यानी कि चाल इसकी सीधी नहीं होती है, तो टेढ़ा मेढ़ा वक्र चलता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि निषाद का जो इसमें प्रयोग होता है, तो पहले भी बता चुके हैं कि दोनों निषाद प्रयोग होता है, आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ विद्वान हैं कि वो कभी कभी तीव्रता से कोमल निषाद का प्रयोग कर लेते हैं, अवरोह में भी, आरोह में भी। ठीक है। उससे क्या होता है कि बागेश्वरी अंग की स्पष्टता दिखती है। ठीक है। और ये जो है चंचल प्रकृति की राग है। इसमें बड़ा ख्याल और मशीद खानीगत, जो कि दोनों रचना गंभीर प्रकृति के हैं, तो वो बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं। अधिकतर छोटा ख्याल और मतलब चंचल प्रकृति की जो गायन शैली है वो ही इसमें अधिकतर सुनने को मिलता है। ठीक है। इसके न्यास के स्वर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो क्या क्या हैं? तो सा, म और प, ये तीनों इनके न्यास के स्वर हैं। उसके बाद इसके संप्रकृति राग के बारे में देखा जाए तो संप्रकृति राग हो जाएगा मियाँ मल्हार, जो कि मियाँ मल्हार के इनके मिश्रण में भी है मियाँ मल्हार, और इसका संप्रकृति भी है मियाँ मल्हार। ठीक है। अब इसके विशेष स्वर संगति के बारे में देखें तो विशेष स्वर संगति में क्या है कि साम म प, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये ग कोमल होना चाहिए। ठीक है। ये जो है ग कोमल है, सा म प ग म। ठीक है। दूसरा संगति है, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा संगति है विशेष स्वर संगति राग बहार की। यहाँ भी कोमल ग हो जाएगा, ग म नी ध, तो ये नी जो है पहला नी कोमल होगा, दूसरा नी शुद्ध होगा, नी ध नी सा, प नी प, यहाँ भी कोमल होगा। तीसरा विशेष स्वर संगति है नी सा रे नी सा, तो ये भी कोमल लगेगा, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, सा नी प यहाँ लगेगा, म प ग कोमल म ध। इस प्रकार से ये इनके विशेष स्वर संगति हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने राग बहार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जाने और समझे कि किस प्रकार की राग है, क्या इसकी प्रकृति है, किस समय इसको गाया बजाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।